मशीन को या उस पर्टिकुलर आर्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके की कैटेगरी को हम टेली रोबोटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। और रोबोटिक्स इज बेसिकली नथिंग बट द स्टडी ऑफ दीज सिस्टम्स। तो इन सिस्टम्स की स्टडी को हम रोबोटिक्स कहते हैं। और रोबोट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। और टेली रोबोटिक्स जो होता है वो होता है कि जब हम, जैसे आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं तो इंडस्ट्री में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी आगे नहीं गई है कि वायरलेसली किसी भी रोबोट को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं और सर्टेन सिनेरियो होते हैं जिनके अंदर इंडस्ट्री में काम किया जाता है। तो अभी तक इंटरफेसिंग की लायबिलिटी जो है ना वो थ्रू केबल्स ही रखी गई है और उसी को अभी तक जो है प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्री में, क्योंकि वो काफी सटीक होती है, सॉलिड होती है और डिफेक्ट फ्री होती है, मतलब उसमें कभी आसानी से फॉल्ट नहीं आता। तो टेली रोबोटिक्स बेसिकली सर्विलेंस में और स्पेस एक्सप्लोरेशन में, और या फिर जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा नासा ने जो है रोवर को मार्स पे अब सक्सेसफुली लैंड करा दिया। तो वो जो उस रोवर में जो आर्म बिल्ड की गई है, क्योंकि उस रोवर में आपने देखा, अगर वीडियो देखा हो तो 2 रोबोटिक आर्म लगी हैं। व्हील्ड वो रोबोट है, वो रोवर भी एक तरीके का रोबोट है, वो व्हील्ड रोबोट कैटेगरी में आता है। तो उसको कंट्रोल किया जा रहा है दूर से, रिमोटली। तो इस तरीके के रोबोट्स को हम टेली रोबोटिक्स की कैटेगरी में डालते हैं। सो व्हेनेवर यू बिल्ड रोबोट दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रोबोटिक सिस्टम फ्रॉम फार साइड, कि वो काम कहीं और कर रहा है और आप कहीं और से उसे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड अ टेली रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। ओके, सो चलिए, तो रोबोटिक्स के बारे में हम अब स्टडी कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक मशीन है और ऐसी मशीन है जिसके ऊपर इंसान काम भी करता है और जिसके साथ इंसान काम भी करता है, मतलब हम रोबोट के साथ कोई काम करते हैं दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव ऑपरेशन, और अगर हम रोबोट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेशन। तो अगर हमें वेल्डिंग करनी है, स्क्रूइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, पिक एंड प्लेस ऑपरेशन करना है, किसी भी टाइप का कोई ऑपरेशन करना है, तो मशीन जो है वो इस तरीके से मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है या कोई भी फर्म है, वहां पे मशीन्स को लाने से पहले काफी सारे कोड्स होते हैं, काफी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं। तो उन्हीं सब में से एक है रोबोटिक्स के लॉज। जो सब मैन्युफैक्चरर हैं जैसे कि फानुक, कुका, स्टॉबली, पैनासोनिक, यासाकावा, मित्सुबिशी, एबीबी, ठीक है, इन सब के ये सब जो रोबोट मैन्युफैक्चरर हैं, अभी तो हुंडई भी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है रोबोटिक्स के फील्ड में, यूनिवर्सल रोबोट्स एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब जो हैं इनको कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर अबाइड करना पड़ता है, और वो कंडीशन इन ये जो लॉज हैं इनके ऊपर बनाई जाती हैं। तो एसिमो ने ये लॉ प्रपोज किए थे रोबोटिक्स के। इसमें पहला लॉ ये है कि रोबोट को किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में, किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करना है। अगर मशीन कोई ऐसा करती है, जैसे कि फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं ना, रोबोट का जब भी नाम आता है तो हमारे तो दिमाग में इमेज ट्रांसफॉर्मर की बनती है, जैसे वो ऑप्टिमस प्राइम, आयरन मैन का सूट है जैसे, ठीक है, वो मार्क 42, 47, मार्क 3, 2, वो अलग अलग क्लास के। तो वो जो है वो रोबोट, उसको हम रोबोट नहीं कह सकते एक्चुअली, क्योंकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम दिखाए गए हैं, और ऐसा एक्चुअली में अभी तक तो खैर इतनी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ वो रोबोट्स नहीं है। तो रोबोटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से ह्यूमंस को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा लॉ क्या कहता है, रोबोट को हर वो लॉ जो है, हर वो ऑर्डर जो है वो फॉलो करना चाहिए जो उसको दिया गया है, एक्सेप्ट कि उसको अगर किसी को हार्म करने का, किसी भी ह्यूमन को हार्म करने का अगर ऑर्डर दिया जाए, वो फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी कि उसे पहले लॉ को फॉलो करते हुए हर वो ऑर्डर फॉलो करना चाहिए जो उसे दिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं रोबोट की टीचिंग की। सो रोबोट should obey, at least in fact it must obey all the orders given to it while following the first law. Is it clear? आपको समझ आई ये बात? Yes, sir. Everyone, I think there are 21 students. Yes, sir. 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 ओके ओके, सो पहला लॉ था कि किसी भी तरीके से उसको, ह्यूमन को इंजर नहीं करना है। दूसरा लॉ है कि उसे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं while स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द
फर्स्ट लॉ। और तीसरा लॉ है कि रोबोट को अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना, मतलब रोबोट को एक रोबोटिक सिस्टम होने का पूरा हक है अनटिल और अनलेस कि वो पहले लॉ से बाहर ना चला जाए। यानी कि एक रोबोटिक सिस्टम को ऐसा नहीं है कि हमने रोबोट बना दिया, ठीक है ये एक्सेप्टेबल है कि वो मशीन है, तो वो डेफिनेटली आदमी से, एक ह्यूमन बॉडी से ज्यादा रोटेशंस कर सकती है, ह्यूमन बॉडी से ज्यादा वो काम कर सकती है और ह्यूमन बॉडी से ज्यादा एफर्ट कर सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब किसी भी एंगल पे कितना भी, जितना आप चाहो उतना मुड़ जाएगी, किसी भी एंगल पे आप एज पर योर रिक्वायरमेंट वो कुछ भी जो है पोजीशन ले लेगी। जो उसकी सर्टेन पैरामीटर्स हैं रहेगी तो उनके अंदर ही, बट ये है कि वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देगा। जैसे हर सर्वो की एक लिमिट होती है, जब वो उस सर्टेन डिग्रीज तक वो रोटेट कर लेगी तो उसके बाद वो जो है एरर देगी रोबोटिक आर्म के, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते आगे। या फिर कुछ एक कंडीशंस होंगी जिसमें रोबोटिक आर्म सिंगुलैरिटी में होगी कि 3 एक्सिस मोर देन 2 एक्सिस जो है एक सिमिलर एक पैरेलल पोजीशन पे आ गई, तो उसके बाद उसने सिंगुलैरिटी दे दी कि अब यहाँ से जो है आपका जॉइंट मूव नहीं कर सकता बिकॉज रोबोटिक आर्म इज इन सिंगुलैरिटी। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जहाँ पे रोबोटिक आर्म की भी लिमिटेशंस होती हैं, तो उसको पूरा हक है कि वो अपनी उन लिमिटेशंस को फुलफिल करे। ऐसा नहीं है कि रोबोट बना दिया तो वो जो मन करेगा आपको वो करेगा, नहीं, वो वर्क करेगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से करेगा, लेकिन उसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होंगी और उन लिमिटेशंस को वो पहले लॉ के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि उन लिमिटेशंस के पार जाने के लिए वो फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा कि नहीं मैं तो रोबोट हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो मुझे किसकी परवाह है, ऐसा नहीं होता। तो ये हैं 3 लॉ एसिमोव के जो कि उन्होंने प्रपोज किए थे कि रोबोटिक सिस्टम केवल और केवल तभी मान्य होगा जब वो ह्यूमन को, किसी भी ह्यूमन बॉडी को हार्म ना करे, सारे ऑर्डर्स फॉलो करे एक्सेप्ट कि उसको किसी भी तरीके का हार्मलेस अगर ऑर्डर, मतलब किसी को हार्म करने का ऑर्डर दिया जाता है तो अगर वो उसे फॉलो करता है तब भी वो एक रोबोटिक सिस्टम नहीं है। जैसे आपने सोशल मीडिया फ्रेंडली तो आजकल सभी लोग हैं, आपने बोस्टन डायनेमिक्स का एक वीडियो देखा होगा, बहुत टाइम पहले वायरल हुआ था फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो वो रोबोट्स के साथ ट्रायल कर रहे थे, गन्स के साथ। हैव यू सीन इट, एनी वन ऑफ यू? यस सर। तो उसमें जो वो येलो कलर का जो डॉग टाइप का बोट है उसका नाम स्पोर्ट है। वो रोबोट है ना जो बोस्टन डायनेमिक ने बनाया है, उस रोबोट का नाम है स्पोर्ट, ठीक है। और जो वो ह्यूमनॉइड रोबोट उन्होंने बनाया था उसका नाम शायद अल्फा है, आई डोंट रिमेम्बर फुली। तो वो जो रोबोट है वो उस छोटे स्पोर्ट को बचाने के लिए ह्यूमंस को हार्म करके उसको लेके भाग जाता है, ऐसा वीडियो में उन्होंने दिखाया है। तो वो सिस्टम जो है पूरे तरीके से इन लॉज को बायकॉट करता है, और चूंकि वो इन लॉज को बायकॉट कर रहा है तो वो एक रोबोटिक सिस्टम नहीं हो सकता। चाहे बोस्टन डायनेमिक्स कितना भी यूनिक बना दें, उसे कितना भी बढ़िया बना दें, लेकिन तब तक वो कमर्शियली सोसाइटी में या फिर इंडस्ट्री में नहीं अपनाया जाएगा जब तक उसको वो उन लॉज की लिमिटेशंस में वो नहीं रहता जो ये लॉज एसिमोव ने प्रपोज किए थे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ the laws of robotics. So if you have any doubts, you can ask me anytime. Okay. Meanwhile, we are going through the session. अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है ना? ओके, सो अब हम इस सेशन में बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ रोबोट की और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की। सो व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ अ रोबोट? तो एनाटॉमी चाहे रोबोट की हो, चाहे ह्यूमन बॉडी की हो, या किसी भी सिस्टम की हो, एनाटॉमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। सो एनाटॉमी ऑफ रोबोट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए रोबोटिक आर्म, ओके। एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनाटॉमी? सो हियर यू कैन सी एनाटॉमी के अंदर रोबोट की आर्म के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड अ डायरी so that you can make your own notes. जब मैं कोई क्वेश्चंस आपसे कोई असाइनमेंट लूं या क्वेश्चन पूछूंगा तो उस टाइम पे आपका थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और आपको रिवाइज करने में काफी मदद मिलेगी, तो उसके नोट्स जरूर बनाते रहिए आप, ठीक है ना। ये जितने भी सेशंस हैं इनके नोट्स बनाते रहिएगा साथ के साथ। सो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक रोबोटिक आर्म के। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है माउंटिंग बेस आता है जो ग्राउंड पे, जिससे रोबोट को ग्राउंड पे माउंट किया जाता है। उसके बाद एक्सिस 1 का कॉलम आता है, उसके बाद शोल्डर जॉइंट, फिर अपर आर्म, देन एल्बो
एल्बो के बाद एक और लिंक आर्म आती है, वैसे इसको लोअर आर्म बोला जाता है, बट ये लोअर साइड पे कभी नहीं रहती, ये टॉप पे रहती है किसी भी रोबोटिक स्ट्रक्चर के। फिर एट द एंड ऑफ द आर्म वहाँ पे एक लिंक होता है जो रिस्ट बोली जाती है रोबोट की, एंड आफ्टर द रिस्ट जो होता है एंड इफेक्टर माउंट होता है एक रोबोटिक आर्म पे। सो ये बेसिक एनाटॉमी है एक रोबोटिक सिस्टम की, कि एक रोबोटिक कंपोनेंट में, रोबोटिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. so अब as all of you are from electrical और electronics side, so थोड़ा सा हम क्योंकि रोबोटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसकी आर्म की बात कर रहे हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसके डिजाइन के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें जो रोबोट की आर्म होती है ये जॉइंट्स और लिंक्स से मिलकर बनी होती है। सो व्हाट आर जॉइंट्स एंड व्हाट आर लिंक्स, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। सो जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स आर नथिंग बट the area where two links attached with each other. लिंक और जॉइंट को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। लिंक वो होते हैं जो मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं, और जॉइंट वो होता है जहां पे दो लिंक आपस में जुड़े होते हैं, तो दोनों में फर्क होता है, ठीक है। अब अगर वापस मैं इस स्लाइड पे जाऊं और आपको पूछूं कि इसमें जॉइंट कहाँ है और लिंक कहाँ है, so after hearing that definition, can you tell me where is the link and where is the joint in this robotic arm? Elbow is the joint and lower arm and upper arm is link. Yes, definitely. So इस तरीके से जो है एक रोबोट की आर्म को डेवलप किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, उसके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। और फिर जॉइंट्स सिंपल, ये बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिकल जॉइंट्स हैं जो बेसिक जो बुक्स में भी दिए होते हैं, जिनकी मैकेनिकल ब्रांच में स्टडी कराई जाती है। कोलिनियर जॉइंट, ऑर्थोगोनल जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, ट्विस्टिंग जॉइंट एंड रिवॉल्विंग जॉइंट। कोलिनियर जॉइंट में जो होता है मोशन दो लिंक के बीच में, वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, दैट इज टू एंड फ्रो, ठीक है। मतलब कि इसमें जो लिंक के बीच में मोशन होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी कि आर्म जो होगी, इसका बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सिलेंडर पिस्टन की अगर मैं बात ले लूं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल पे, तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो है टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसी तरीके से कोलिनियर जॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोगोनल जॉइंट, ऑर्थोगोनल जॉइंट में एक लिंक जो है स्ट्रेट, उसके ऊपर टी टाइप जो है स्ट्रक्चर रहता है, और ये जो आपको एज यू कैन सी इन द डायरेक्शन बाय द एरो सिंबल, ये मोशन करता है साइड बाय साइड, ठीक है, एक ऑर्थोगोनल जॉइंट। इस टाइप के जॉइंट का एग्जांपल आपको, इस टाइप के जॉइंट का एग्जांपल होता है जब अगर आप में से किसी ने देखा है जहाँ पे कटिंग होती है लकड़ी की, वहां पे जो वॉल पे माउंटेड होती है ना हेक्सा, तो जो वॉल पे माउंटेड होती है वो ऐसे ही मोशन करती है टू एंड फ्रो। एक साइड की लकड़ी काटने के बाद वो दूसरी साइड में जाती है, फिर वो लकड़ी काटने के बाद वो वापस एक साइड आती है, तो इस तरीके से ये ऑर्थोगोनल जॉइंट मूव करता है। सो बेसिकली let me explain you a bit more about it. So as you can see here, ये ऑर्थोगोनल जॉइंट जो होता है उसमें मोशन इस तरीके का होगा। ये देखिए, ये पहला कोई कॉलम है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये स्ट्रक्चर लगाया है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉल बीयरिंग टाइप असेंबली है, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो है वो थ्रेड्स हैं जिसके ऊपर ये बॉल बीयरिंग जो है मूव करेगा, ठीक है ना। अब ये या तो इस साइड मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई टूल लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई किसी टाइप का ब्रश है, ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई किसी भी टाइप का टूल है,
और या फिर ये इस साइड मूव करेगा। तो इस टाइप का जॉइंट जो होगा वो एक ऑर्थोगोनल जॉइंट होगा, ठीक है ना। आपको ये समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Rotational joint is simply बाजू घुमाते हैं तो हमारी बाजू जो है हमारी रिस्ट से ट्विस्ट करती है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग जॉइंट, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्विंग जॉइंट, रिवॉल्विंग जॉइंट होगा अगर हम अपने जो है हाथ को अपने रिस्ट के अराउंड घुमाएं। ट्विस्ट करना एक अलग चीज होती है, रिवॉल्व करना अलग चीज होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्विस्ट होगा कि ये कोई स्ट्रक्चर है और ये कोई बॉडी इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये पहले तो इस साइड में झुकी, ठीक है, उसके बाद ये उतनी ही इस साइड में झुक सकती है, तो ये तो हो गया ट्विस्ट। इसी एक्सिस पे बरकरार रहेगा, लेकिन यहाँ से ऐसे ये करेगा रिवॉल्व, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रिवॉल्व की, घूम जाएगा बस, ये इधर उधर ट्विस्ट नहीं करेगा लेकिन घूम जाएगा, so that will be called a revolving joint. So इस तरीके के कुछ बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिकल जॉइंट्स होते हैं जिनके यूज से एक रोबोटिक आर्म जो है बिल्ड की जाती है। So the joint factor is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now ये थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा एक ह्यूमन आर्म से किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है जॉइंट का और लिंक का। लिंक को यहाँ पे देखिए दो टाइप के दिखाए हैं, सीरियल जॉइंट लिंकेज एंड पैरेलल जॉइंट लिंकेज। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हो इमेज में, एक जो है वो एक मैनिपुलेटर है, एक रोबोटिक आर्म है, दूसरा भी एक मैनिपुलेटर है, एक रोबोटिक आर्म है, लेकिन दूसरा जो है डेल्टा टाइप रोबोट है और एक जो है वर्टिकली आर्टिकुलेटेड रोबोट है, सिंपली जिसे हम 6 एक्सिस रोबोट कहते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो दो टाइप के लिंक हैं, पहला जिसमें देखिए जो है सीरियल में लिंक जुड़े हैं, यानी कि एक लिंक उसके बाद अगला लिंक उसकी बिल्कुल सीरीज में है, फिर अगला लिंक सीरीज में है। इसके अपोजिट में जो इमेज है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में, वो एक पैरेलल जॉइंट लिंकेज है जहाँ पे डेल्टा टाइप रोबोट दिखाया गया है। इस रोबोट में एज यू कैन सी सारे लिंक्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अलग अलग लिंकेज मेथड्स को यूज करके रोबोटिक आर्म के उनके स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। नाउ यू सी दैट यू नो अबाउट 2 टाइप्स ऑफ link structure in robotic systems and you are aware of what are the joints and links in robotic arm. Okay, we will move further from here. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो you can ask me briefly as we are going on very first day, so maybe आपको चीजें थोड़ी सी जो हैं अलग अलग हैं, but you can ask me wherever you get confused. Okay. सो और हाँ, आप नोट्स जो हैं आपको कहीं भी की पॉइंट अगर लगे तो आप नोट्स जरूर अपने बनाते रहिएगा साथ के साथ। सो अब हम बात करेंगे मैनिपुलेटर की। अभी तक तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ जाना रोबोटिक्स के बारे में और इसके जॉइंट और लिंक्स के बारे में। अब हम इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि रोबोटिक आर्म में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इनलाइन रिस्ट पहले नंबर पे जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल आर्म का एंड होता है जहां पे टूल माउंट किया जाता है, जिसे एंड इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इनलाइन रिस्ट। दूसरे नंबर पे आर्म, ये आर्म जो कि अभी आपने पीछे स्ट्रक्चर में देखी थी, ठीक है, लिंक आर्म जिसे बोलते हैं। तीसरे नंबर पे काउंटर बैलेंसिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, काउंटर बैलेंसिंग सिस्टम जो है इस टाइप के मैनिपुलेटर या रोबोटिक आर्म्स में यूज किया जाता है जो कि बहुत हैवी होती हैं, जिनका पेलोड कैपेसिटी जनरली हैवी होता है। फॉर एग्जांपल if I tell you, so sport welding robots are generally of higher side of payload capacity as compared to the arc welding robots, because the weight of the welding gun, जो sport welding की जो गन होती है, स्पोर्ट गन,
उसका वेट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट 100 kgs 125 kgs का तो अकेली गन का वेट होता है। सो इस तरीके की भारी गन को असेंबल किया जाता है। उसके बाद उसे उस गन को लेकर रोबोट को इधर उधर घूमना भी है, वेल्डिंग भी करनी है, स्पोर्ट वेल्डिंग करनी है, काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके के रोबोट, इस तरीके की वेट को हैंडल करने के लिए बड़ा रोबोट चाहिए होगा जिसकी पेलोड कैपेसिटी काफी अच्छी खासी हो। सो हम ऐसे रोबोट्स में अक्सर पेलोड कैपेसिटी वो यूज करते हैं जो कि सेफर साइड पे हो। सो 200 kgs का पेलोड कैपेसिटी का रोबोट यूज करते हैं, 250 kgs का यूज करते हैं, 150 kgs का यूज करते हैं, सो दैट द पेलोड कैपेसिटी कैन बी met with the required situation। और अकॉर्डिंग टू दैट जब इतना बड़ा इतनी पेलोड कैपेसिटी का रोबोट बिल्ड किया गया है तो बड़ी बड़ी सर्वो मोटर्स यूज की जाती हैं। और बेसिकली जब बड़ी सर्वोस हैं तो लिंक आर्म का जो कास्टिंग, बड़ी बड़ी कास्टिंग की आर्म यूज की जाती हैं, बहुत बड़ा डिजाइन हो जाता है। तो ओवरऑल जो है काफी बड़ा रोबोट तैयार होता है एक स्पोर्ट वेल्डिंग की रोबोट की अगर मैं बात करूं तो फिर उसके अब देखिए इतना बड़ा रोबोटिक सिस्टम है तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो हमें अपनी सोशल लाइफ में भी देखने को मिलता है कि किसी भारी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें बेस जो है काफी हैवी रखना होता है। अगर हम जैसे मतलब एक सिंपल सी बात अगर मैं लूँ, अगर हम अपने सर पे कोई भारी चीज रख लें और हमारी टांगे मजबूत ना हो या हमारे पैर जो हैं अच्छे खासे बेस पे ना हो तो हम जो हैं डिसबैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी वे में रोबोट की आर्म है वो तो एक जगह पे खड़ी है और दूसरी मतलब उसका बेस जो है वो एक जगह पे माउंटेड है और उसकी आर्म को तो उसकी जो रीच कैपेसिटी है रोबोट की 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, तो वहां तक जाकर उसको काम भी करना है। तो वो इतना भारी वजन अगर मैं अपने हाथ में बहुत भारी वजन उठा के अपने हाथ को पूरा खोल लूं तो मैं भी डिसबैलेंस हो जाऊंगा अनटिल और अनलेस कि मुझे नीचे से कोई सपोर्ट मिले मेरी बाजू के लिए। तो वही काउंटर बैलेंसिंग सिस्टम होता है। जब इतने भारी वेट को उसकी रिस्ट पे असेंबल करके उसको फ्रीली मूव कराया जाता है काम करने के लिए तो रोबोट को एक काउंटर बैलेंसिंग सिस्टम चाहिए होता है जिससे कि उसमें अनवांटेड वाइब्रेशंस पैदा ना हो, उसमें किसी भी तरीके की सिस्टम में फ्लक्चुएशन ना आए। क्योंकि रोबोटिक सिस्टम जो होते हैं इनको इसलिए यूज किया जाता है कि ये बहुत ही प्रिसाइजली काम कर सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट होते हैं और रिपीटेबिलिटी बहुत हाई होती है इनकी, ये बहुत ही अच्छे ऑपरेशन प्रोवाइड कराते हैं और एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। लेकिन वो कब कर सकते हैं? जब इनका मैकेनिकल स्ट्रक्चर सॉलिड हो, किसी भी तरीके की हर्डल ना आए इनके ऑपरेशन में, ठीक है, और किसी भी तरीके की इनमें वाइब्रेशंस ना हो, तो उसी को अवॉइड करने के लिए काउंटर बैलेंसिंग सिस्टम लगाया जाता है। ओके, सो 4th नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं। तो जितने भी सर्वो रोबोट में लगी होती हैं उन सब का जो है केबल कनेक्शन एक बोर्ड यहाँ पे होता है, उन सब के पावर केबल, डेटा केबल जो हैं, जो अक्सर इनकोडर केबल जिसको बोलते हैं, वो जो है सप्लाई के थ्रू विद इन द फिटिंग्स प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ इस बोर्ड तक आती हैं और उसके बाद इस बोर्ड से जो है सीधा कंट्रोलर में जाती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए अच्छा प्रॉपर स्पेस दिया जाता है एक मैनिपुलेटर में। इसके बेस की साइड में बेस के बैक एंड पे एक बोर्ड लगाया जाता है जहाँ पे इंटरफेसिंग के लिए सारे रिक्वायर्ड प्लग्स एंड पिंस दी जाती हैं। उसके बाद 5th मार्किंग जो है वो बेस प्लेट है। बेस प्लेट बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर रोबोट को माउंट किया जाता है। इस बेस को जमीन पे माउंट करते हैं, उसके बाद रोबोट को इस बेस के ऊपर माउंट करते हैं। 6th नंबर पे रोटेटिंग कॉलम। 6th नंबर का जो मार्किंग आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये रोटेटिंग कॉलम है, यानी कि ये एक्सिस 1 है रोबोट की। एज यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ द मार्किंग नंबर 6 ए सर्वो मोटर इज असेंबल्ड। जो ब्लैक कलर की आपको सर्वो मोटर दिखाई दे रही है, तो ये सर्वो यहाँ पे असेंबल की जाती है जो कि एक्सिस 1 का काम करती है रोटेटिंग कॉलम में। तो ये सर्वो इसको रोटेटिंग मोशन प्रोवाइड कराती है रोबोट को, रोबोटिक स्ट्रक्चर को। एंड देन 7th पॉइंट इज लिंक आर्म। ये है लिंक आर्म जो कि अपर पार्ट को रोबोटिक आर्म के उसके बेस से कनेक्ट करती है। ये बीच का लिंक है जिसे लिंक आर्म बोलते हैं। तो ये 7 मेजर पार्ट्स हैं एक रोबोटिक सिस्टम के, रोबोटिक आर्म के, जो कि जब रोबोट मैन्युफैक्चरर बिल्ड करता है या डिजाइन करता है, डेवलप करता है, इनको बेस लेकर वो इनकी एज पर देयर रिक्वायरमेंट है, एज पर द नीड ऑफ। उसके बाद ये असेंबली का पार्ट है।
अभी ये रोबोट की आर्म जो आपने यहाँ पे कंप्लीट देखी थी, ये डिसअसेंबल्ड वे में है, मतलब हर चीज को जो है अलग अलग अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से अलग अलग पार्ट जो है हमें दिखाई देगा। एक नंबर पे होलो शाफ्ट रिस्ट, ये जो रिस्ट की पार्ट है, रिस्ट की असेंबली है, जहाँ पे एक्सेस नंबर 5, एक्सेस नंबर 4 और एक्सेस नंबर 6 होती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आर्म है उसकी। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, सर्वो के, इनकोडर के, ठीक है, वो सब। और फोर्थ नंबर पे बेस फ्रेम, फिफ्थ नंबर पे रोटेटिंग कॉलम एंड सिक्स्थ नंबर पे लिंक आर्म। सो दिस इज द डिसअसेंबल्ड व्यू ऑफ रोबोटिक आर्म। अब एनाटॉमी में क्योंकि हम हर चीज की बात करते हैं ऑलमोस्ट, के किसी की कोई मशीन है या रोबोट है, उसकी बॉडी के अंदर उसके स्ट्रक्चर में क्या है, तो इसी में ही इंक्लूड होती है इंटरफेसिंग। तो इंटरफेसिंग जो है बेसिकली रोबोटिक सिस्टम में किस चीज की इंटरफेसिंग की जरूरत पड़ती है, आपको क्या लगता है? कैन यू टेल मी? एक रोबोटिक आर्म में क्या होता है जिसकी इंटरफेसिंग की जरूरत पड़ती है? एनीवन? Hello, am I audible? So can you tell me what is the thing exactly which requires the interfacing with the robot controller in robotic arm? It is a completely mechanical structure. Then what is the thing which requires the interfacing? As we were discussed so on about the manipulator and its components, and I have said that word already many times. चलिए सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करते हैं। वो कौन सी चीज है एक रोबोट की आर्म में जिसको इंटरफेसिंग की जरूरत पड़ती है रोबोट कंट्रोलर के साथ? अभय कुमार, यस, सर्वो मोटर, एग्जैक्टली। सो यू कैन सिंपली से दैट कि सर सर्वो मोटर जो कि असेंबल है रोबोटिक आर्म में, उनको इंटरफेसिंग की जरूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच अभय फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ये जो सारी इंटरफेसिंग केबल्स हैं, ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कूका मेक की है। इसमें जो मार्किंग है वो कूका मेक की है। बिसाइड दैट आपको पोजीशन याद रखने की जरूरत है, क्योंकि रोबोट जो 6 एक्सिस मैनिपुलेटर होता है उसमें पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है कि इंटरफेसिंग की पोजीशन कहाँ पे है। कि अगर आपको एक्सिस नंबर 6 चेक करनी है, नंबर 6 का इंटरफेसिंग पैनल लगा होगा, इंटरफेसिंग केबल कहाँ से ऊपर गुजर रही होगी और कहाँ पे इसका बोर्ड लगा होगा। इफ यू हैव टू चेक एक्सिस एक्सिस जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। ये केबल्स जो दी गई हैं X312, X41, these are nothing but the cable codes for specially KUKA made, and KUKA अपने जो रोबोट्स बनाता है उसके फेसिंग केबल्स होते हैं, तो उनके लिए उसने स्पेशली कोड डिफाइन किए हुए हैं। आप कहीं भी चले जाओगे इंडस्ट्री में, you will always find X91 for power source, X94 for encoder, X11 for servo power pack, X21 for servo KUKA pack, ठीक है, KUKA servo pack। सो इस तरीके से आपको केबल्स के कोड जो हैं हमेशा डिफाइंड मिलेंगे। ये KUKA ने अपने कस्टमर्स की सहूलियत के लिए बना रखा है, बट यू ओनली हैव टू रिमेम्बर कि वो इंटरफेसिंग की पोजीशन क्या कहाँ पे होती है, ठीक है। सो इंटरफेसिंग भी एक एनाटॉमी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जब हम एक रोबोटिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी एट नंबर 1 इंटरफेसिंग ऑफ A3 की इंटरफेसिंग नंबर 1 की मार्किंग पे, नंबर 2 की मार्किंग जहाँ हो रखी है वहाँ A6 नंबर 2 जो रिस्ट है वहाँ पे A6 का इंटरफेसिंग होता है। उसके बाद नंबर 3 की मार्किंग जो है वो जंक्शन बॉक्स जो है, जंक्शन बॉक्स इज नथिंग but the box where all the interfacing cables combines together and provide a single cable communication to controller। अब ऐसा तो नहीं है कि 6 सर्वो मोटर लगी हैं तो 6 सर्वो मोटर से 6 केबल निकाल के हम कंट्रोलर में लगाने बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है।
कंट्रोलर से सिर्फ एक ही केबल जाती है इंटरफेसिंग के लिए और वो इस जंक्शन बॉक्स पे जाकर अटैच होती है, ठीक है। और जंक्शन बॉक्स में अंदर की साइड इसके इंटरनल फेसिंग पे 6 की 6 सर्वो मोटर की केबल को जो है अटैच किया जाता है और उसका एक इंटीग्रेटेड सर्किट जो है बाहर प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे कि पूरा कम्युनिकेशन कंट्रोलर के साथ थ्रू वन केबल हो सके। ओके, तो इस तरीके से नंबर 4 की जो मार्किंग है वहाँ पे इंटरफेस A1 का जो कि रोटरी कॉलम था उसकी इंटरफेसिंग है, साथ में एनर्जी की, पावर सप्लाई की। उसके बाद नंबर 5 की मार्किंग जो है वो मोटर केबल, यानी कि मोटर केबल इज नथिंग बट जो कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सर्वो मोटर है उसके लिए, क्योंकि सर्वो मोटर में भी 2 केबल होती हैं, एक इनकोडर केबल जिसे कि आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में डेटा केबल बोला जाता है और एक मोटर केबल होती है जो कि पावर केबल का काम करती है, ठीक है। सो 5 नंबर की मार्किंग उसको दर्शा रही है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, सो अभी तक आपको कुछ कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी, और या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि सेशन थोड़ा जो है मतलब फास्ट हो रहा है, या यू कैन टेल मी। एक्चुअली इट इज द फर्स्ट डे एंड सिंस none of you is you know very much aware about and very much familiar with the robotic system, so you can tell me if you have any queries. Okay, so we will proceed further. Servo assembly in manipulator. Since you all are going to learn how to teach a robot, how to pick apart and how to place it on some other place, so servo की assembly जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी टीचिंग में बहुत ही अहम जो है रोल निभाने वाली है। वो कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आप एक रोबोट को टीच करते हो, उसकी जॉगिंग कराते हो आप स्मार्ट पैड या टीच पेंडेंट हाथ में लेके, सो यू शुड अवेयर अबाउट हाउ मेनी सर्वोज आर देयर, ठीक है। अब बेसिकली कितनी सर्वो रोबोट में है, वो कहाँ है, कौन सी एक्सिस पे है, और कौन सी की या कौन सा टैब आप यूज करने वाले हो किसी पर्टिकुलर एक्सिस की मोशन के लिए। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट कि इन असेंबली जो है सर्वो मोटर्स की वो एक रोबोट में कहाँ पे है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए आप, रिवॉल्व्स द आर्म, एक सर्वो मोटर ये है, मूव्स द आर्म फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 1 और 2 एक्सिस ये हैं, उसके बाद 3 और 4 एक्सिस ये हैं, उसके बाद 5 और 6 एक्सिस की सर्वो यहाँ पे आपको ये दी गई है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो इस तरीके से ये 6 की 6 सर्वो मोटर जो है एक रोबोट आर्म के अंदर असेंबल की जाती है। और ये सर्वो मोटर, अब बेसिकली सर्वो मोटर तो रोटेट कर रही है, तो रोबोट कैसे टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन कर सकता है, कैसे साइड बाय साइड मोशन कर सकता है, क्योंकि एक सर्वो मोटर तो बेसिकली रोटेट करती है ना। हमने यहाँ पे जो सर्वो मोटर यूज किया वो रोटेशनल सर्वो मोटर यूज की है, ना कि हमने लीनियर सर्वो मोटर, हमने रोटरी सर्वो मोटर यूज की है इंस्टेड ऑफ लीनियर। तो वो जो है यहाँ पे रोटरी ही मोशन दे रही है, तो उससे हम रोबोट की आर्म की अलग अलग टाइप की मोशन कैसे मिल रही हैं, वो मिलती है हमें रिडक्शन गियर असेंबली की वजह से। रिडक्शन गियर असेंबली एक ऐसा पार्ट है, एनीवन इज अवेयर अबाउट रिडक्शन गियर असेंबली? Any one of you? Nobody? Hello? No, sir. Okay, let me try and explain you. Reduction gear assembly is nothing but the assembly which is used, assembly of gears which is used to lower or higher the motion force of a system and to provide it different kind of motions in different kind of directions according to the requirement. तो रिडक्शन गियर्स बेसिकली वो होते हैं जो कि हमारी स्पीड को कम या ज्यादा करने की में हमारे काम आते हैं। एक्चुअली ज्यादा में नहीं, वो कम में ही करने के काम आते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड रिडक्शन गियर्स। जैसे गाड़ियों में असेंबली होती है गियर्स की इंजन में, उसी तरीके से रिडक्शन गियर असेंबली होती है। ये हमारी हायर टॉर्क को लोअर टॉर्क में कन्वर्ट कर, मतलब हायर टॉर्क को लोअर नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमें स्लो स्पीड मिलती है। तो रिडक्शन गियर असेंबली के थ्रू जो है सर्वो मोटर से उनके
उसकी असेंबली की जाती है रिडक्शन गियर की, और फिर उनको रोबोटिक आर्म में असेंबल किया जाता है, तभी एक रोबोटिक आर्म जो है इतनी सारी डायरेक्शंस में अलग अलग वे में मूव करने में सक्सेसफुल हो पाती है। सो एज यू कैन सी, जहां जहां पे सर्वो मोटर है वहीं वहीं पे रिडक्शन गियर असेंबली है। सो इन केस इफ क्वेश्चन कम्स बिफोर यू कि कितनी रिडक्शन गियर असेंबली एक रोबोटिक सिस्टम में होती है, when we talk about 6 DOFs, so you just simply know and you can say that there are 6 reduction gear assemblies including 6 servo motors in 6 DOF robotic arm. Okay, DOF is nothing but the degrees of freedom. So is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, cool. So as it's already 5, so we'll not be going so further. अब आपको आज जो है एक बेसिक इंट्रोडक्टरी ये सेशन मिल गया कि एक रोबोटिक आर्म क्या होती है और उस रोबोटिक आर्म में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कल हम कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे, कंट्रोलर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। कल हम जब सेशन अगला स्टार्ट करेंगे तो इस सेशन से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जस्ट लाइक अ वाइवा। जैसे एक वाइवा होता है ना एग्जाम से पहले, तो एक वाइवा की तरह मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आज की ही इन जो पढ़ाया है मैंने इन्हीं 12-13 स्लाइड से, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक, बहुत ज्यादा मैटर इन स्लाइड्स में नहीं आया, जस्ट बेसिक एंड ओवरव्यू ऑफ रोबोटिक आर्म ओनली, रोबोटिक आर्म ओनली। ठीक है, तो इनसे पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानूंगा कि आपको सेशन में क्या कुछ समझ आया और कितना गैदर कर रहे हो। उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर विद टू शो यू अ वीडियो, लेट्स वॉच इट। एज यू कैन सी कि किस तरीके से जो है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है बेसिकली, अब प्लांट कौन सी कंपनी का आई डोंट नो, तो इस तरीके से जो है फैक्ट्री में रोबोट्स जो हैं काम करते हैं। ये एक BIW लाइन है, दैट इज बॉडी इन वाइट। ये BIW फिक्सचर लाइन है जिसके ऊपर जो है ये सारे रोबोट्स इंस्टॉल किए गए हैं, और हर रोबोट की टीचिंग और प्रोग्रामिंग ऑलरेडी की गई है एक चेसी को लेकर। उसके बाद एज पर देयर सेंसर डेटा फीडबैक वो जो है एक्ट करते हैं। जैसे ही BIW पे कोई चेसी आएगी और वो आके अपनी जिग्स में क्लैंप होगी, रोबोट को तुरंत इंस्ट्रक्शन चला जाएगा कि यहाँ पे कंपोनेंट आ गया है एंड यू हैव टू गो एंड वेल्ड देयर। So this is how 6-axis manipulators works in automobile and manufacturing industry. Okay. So if you have any questions, you can still ask me. But कल पहले मैं पूछूंगा आज के सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, इज इट ओके विद एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Cool.